नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यह इस लेसन का पार्ट 3 है। इससे पहले सेकंड पार्ट में हमने दांतों की संरचना और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पढ़ा था। आज हम जीभ और कुछ अन्य अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जीभ हमारे मुख में नीचे से जुड़ी हुई होती है। ऊपर से यह फ्री होती है, हमारे माउथ में चारों तरफ घूम सकती है। इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, यह अस्थि विहीन होती है, अर्थात एक प्रकार के मांस से बनी हुई संरचना। इसे हम मांसल पेशी के नाम से भी जान सकते हैं। यह एक मांसल संरचना है जो लाइट पिंक कलर से होती है। लाइट पिंक कलर इसका आदर्श कलर माना जाता है, यानी कि आपका मुख कैसा है, आपकी जीभ कैसी है, स्वस्थ है। इसी कारण से डॉक्टर भी जब आपका चेकअप करते हैं तो वह आपको मुंह खोल करके और जीभ बाहर निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि जीभ के रंग से भी हम जो डॉक्टर है वो हमारी बीमारी का पता लगा लेता है। जीभ पर कुछ छोटे छोटे से उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को हम टेस्ट बड या स्वाद कलिकाओं के नाम से जानते हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के कारण हम अपने भोजन का स्वाद पता कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हम अनेक प्रकार का भोजन करते हैं, कुछ मीठा, कुछ खट्टा या फिर कुछ कड़वा भी लगता है। हमारी जीभ में अलग अलग भागों के द्वारा ही हमें ये स्वाद पता चलते हैं। इस चित्र में हमें कुछ स्वाद के क्षेत्रों के बारे में दर्शाया गया है। जीभ का जो आगे वाला भाग होता है यह मीठे स्वाद के लिए, इसके किनारों पर उपस्थित ये दोनों भाग खट्टे स्वाद के लिए, इसके बीच के खाली स्थान नमकीन स्वाद के लिए और पीछे का हिस्सा कड़वे या कसेले स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात इस प्रकार से जीभ के अलग अलग प्रकार के भागों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हमें भोजन का स्वाद पता चल जाता है। जो भोजन है, भोजन में जीभ के माध्यम से लार भी मिलाई जाती है, जिससे भोजन चिकना हो जाता है और इसे निगलना आसान हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भोजन नली या ग्रसिका। भोजन नली या ग्रसिका को हम इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। इस डायग्राम में आप इसोफेगस को आमाशय से जुड़ते हुए देख सकते हैं। जब हम भोजन को निगल लेते हैं तब यह एक संकुचन यानी कि सिकुड़ने के माध्यम से, सिकुड़कर फैलने के माध्यम से एक क्रिया होती है। इससे भोजन हमारे शरीर में निगलता हुआ आसानी से आमाशय तक पहुंच जाता है। यह जो इसोफेगस है या ग्रसिका है वो हमारे गले और वक्ष से होती हुई आमाशय की ओर चली जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से यानी कि इसके आसपास की दीवारों के सिकुड़ने से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा भोजन आमाशय के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, अर्थात ऐसी कोई क्रिया हो जाती है जिससे ये भोजन आमाशय में रहने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें उल्टी आने लगती है, यानी कि हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ऐसा होने के कारण कभी कभी हमारे गले के आसपास या सीने में हमें जलन का अनुभव होने लगता है। इसी को हम एसिडिटी के नाम से भी जानते हैं। अब आगे जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये संरचना आमाशय कहलाती है। अब ये जो संरचना है ये जे आकार की संरचना है। ये एक थैली के आकार की संरचना है और आहार नाल का यानी कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबसे चौड़ा भाग होता है। एक ओर से यह ग्रसिका से जुड़ता है और दूसरी ओर से आंत से। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर ग्रसिका से जुड़ा है, जबकि यहाँ पर आगे जाकर के ये छोटी आंत से जुड़ जाता है। इसका जो आंतरिक स्तर होता है यानी कि आमाशय के अंदर का जो सतह होती है उस पर श्लेष्मा यानी कि एक चिपचिपे पदार्थ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस इनका ये स्त्रवण करता है, इनको ये आमाशय के अंदर डालता है। इसमें जो श्लेष्मा पाई जाती है वो आमाशय को इस HCl से बचा कर रखती है, क्योंकि HCl अत्यंत अम्लीय होता है। इसी के साथ इसमें पाया जाने वाला यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
भोजन के साथ में आने वाले जीवाणुओं को या कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन जो हमने खाया है वह इस हाइड्रोक्लोरिक के कारण ही अम्लीय बनता है और इसी कारण से जो हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन है वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। इसके पश्चात भोजन हमारी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी एक अत्यंत कुंडलित यानी कि अधिकांशतः घूमी हुई संरचना होती है। यह एक नली के आकार की होती है और इसमें यकृत और अग्नाशय से कुछ स्राव यानी कि कुछ हार्मोनों को यह प्राप्त करती है। यदि हम इससे पहले दर्शाए गए डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि छोटी आंत कितनी ज़्यादा घूमी हुई होती है। आप देखिए कितनी ज़्यादा घूमी हुई है। इस छोटी आंत में यहाँ पर दो संरचनाएं हम देख सकते हैं। इसे कहेंगे हम लीवर और इसे कहेंगे अग्नाशय। इन दोनों से निकलने वाला यह स्राव छोटी आंत में प्रवेश करता है और भोजन को पचाने में इसकी सहायता करता है। यहाँ पर हमें दो संरचनाएं देखने को मिली। पहला है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यकृत एक गहरे लाल भूरे रंग की संरचना है जो हमारे उदर यानी कि पेट के ऊपरी भाग में दाईं ओर उपस्थित होती है और इसे हम शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह पित्तरस यानी कि बाइल जूस को स्रावित करती है जो इसी के नीचे स्थित एक छोटे से थैले में संग्रहित हो जाता है। इस संरचना को हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। अब ये जो पित्ताशय है उसके अंदर पित्तरस इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और यही पित्तरस बाद में छोटी आंत में पहुंच करके भोजन के अंदर उपस्थित वसा का पाचन कर देता है। अब आप सोचिए यदि पित्ताशय इस पित्तरस को छोटी आंत में नहीं छोड़े तो क्या होगा? हमारे भोजन में से वसा को पाचन नहीं किया जा सकेगा। अब बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की संरचना होती है जो हमारे पेट यानी कि हमारे स्टमक आमाशय के नीचे स्थित होती है। इसके अंदर इस अग्नाशय रस होता है जो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। यदि हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में अध्ययन करें तो अग्नाशय में मुख्य रूप से दो प्रकार का एंजाइम होता है। दो प्रकार के ये हार्मोनों को स्रावित करता है। पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगॉन। इसके द्वारा ये जो अग्नाशय रस स्रावित किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनको जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ देता है। अब यहाँ पर भोजन आंशिक रूप से यानी कि कुछ मात्रा में पच जाता है और भोजन अब आगे की ओर जाता है और छोटी नलिका के ये जो छोटी आंत है उसके अंतिम भाग तक पहुँच जाता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल जाती है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है और प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाती है। इस प्रकार से पचा हुआ भोजन इस क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। जो भोजन पच गया है उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के इस प्रक्रम को हम अवशोषण कहते हैं। अब इसके लिए भी क्षुद्रांत में कुछ स्पेशल संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम नहीं है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। इस प्रकार से ये छोटी आंत की भित्ति है और इसी के अंदर इस प्रकार से घूमी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। ये अंगुली के समान उभरी हुई रहती हैं जिनको हम रसांकुर कहते हैं। इसको हम माइक्रोविलाई के नाम से भी जानते हैं। जब भोजन इसके अंदर से होता हुआ प्रवेश करता है तो यह इसके अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन की जो सतह होती है, एब्जॉर्प्शन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, जिससे भोजन में से जितना भी पोषण होता है, जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सारा अवशोषित हो जाता है। अब ये जो अवशोषित पदार्थ है ये कहाँ जाते हैं? ये सारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड में जाकर के इनको विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रम है, प्रोसेस है,
उनको करने में काम में लिया जा सकता है। इस पूरे प्रक्रम को हम स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। अब जो भोजन बचता है वो अपचित होता है, यानी कि जितना भी भोजन है, जितना भी फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है। जो भोजन बचा है उसे अब हम लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बृहदान्त्र में भेज देंगे। इस पार्ट में आज इतना ही। इससे अगले वाले पार्ट में हम बड़ी आंत और अन्य प्रकार की कुछ अंगों के बारे में चर्चा करेंगे।